नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेकेंडरी ग्रोथ में वस्कुलर कैम्बियम के कारण से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो वस्कुलर टिश्यू, वुडी प्लांट के अंदर वस्कुलर टिश्यू का बहुत सारा पोर्शन बनाता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो प्राइमरी जाइलम के सिमिलर होते हैं, लेकिन प्राइमरी जाइलम की तुलना में सेकेंडरी जाइलम में ज़्यादा टिश्यू डिफरेंशिएशन हो जाता है। सेकेंडरी जाइलम में 2 सिस्टम्स होते हैं जो डिफरेंशिएट होते हैं, एक्सियल सिस्टम एंड या जिसको लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम भी कहते हैं, दूसरा है रेडियल या ट्रांसवर्स सिस्टम। एक्सियल सिस्टम में वर्टिकल फाइल्स ऑफ ट्रेक्री एलिमेंट्स, फाइबर्स, वुड, पैनकाइमा इत्यादि आते हैं। और जब जो कि प्लांट का जब हम आरएलएस यानी रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब काटते हैं तब ये दिखाई देते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम। दूसरा होता है रेडियल सिस्टम, जिसको हम ट्रांसवर्स सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें रो ऑफ पैनकाइमेटस सेल्स दिखाई देती हैं जो कि राइट एंगल्स से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल पर पाई जाती हैं और जाइलम रेज या वुड रेज का फॉर्मेशन करती हैं। और हाइट और थिकनेस ऑफ जाइलम रेज बेस्ट कब दिखाई देती है, जब किसी भी स्टेम का हम रेडियल या एंड टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनने वाले सेकेंडरी फ्लोएम में वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से इसमें भी एक्सियल और रेडियल सिस्टम फ्लोएम के भी बनते हैं, जिसके फ्लोएम के एक्सियल सिस्टम में सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैनकाइमा, फ्लोएम फाइबर आते हैं, जबकि रेडियल सिस्टम में फ्लोएम रे पैनकाइमा आता है, जिसके द्वारा रे इनिशियल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से सेकेंडरी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अब अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स इन वुड में वेसल्स के अरेंजमेंट के आधार पर जो वुड जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर यानी सेकेंडरी जाइलम या वुड में वेसल्स की उपस्थिति और वेसल्स में उनके अरेंजमेंट के आधार पर वुड 2 प्रकार की होती है, नॉन पोरस वुड एंड पोरस वुड। नॉन पोरस वुड में वेसल्स अनुपस्थित होती हैं, ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाई जाती हैं। इस प्रकार की वुड को हम सॉफ्ट वुड भी बोल देते हैं, जिनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स की जो ट्रेकिट पाई जाती है, तो ऐसी वुड को हम नॉन पोरस वुड बोलते हैं। दूसरा है पोरस वुड, जहाँ पर यानी डाइकोट स्टेम्स जो होते हैं जिनमें वेसल प्रेजेंट होती हैं, तो वेसल वाली जो वुड होगी उसको हम बोलेंगे पोरस वुड। पोरस वुड को हार्ड वुड भी बोल देते हैं। इसी प्रकार से फिर सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स के विन्यास के आधार पर, किस प्रकार से वेसल्स की प्रेजेंस और उनका वुड में अरेंजमेंट कैसा है, उसके आधार पर 2 प्रकार की वुड होती है, रिंग पोरस वुड एंड डिफ्यूज पोरस वुड। रिंग पोरस वुड में जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, कहीं यहाँ पर आपको बड़ी दिखाई दे रही है, कहीं पर छोटी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से वेसल्स जो होती हैं वो भिन्न डायमीटर की होती हैं। यानी जो स्प्रिंग वुड जो होती है उसमें वेसल्स में, क्योंकि स्प्रिंग के कारण से यानी जब वेसल्स को ज़्यादा पानी का ट्रांसलोकेशन करना होता है तो इसके कारण से उनकी वेसल की जो ल्यूमेन है वो चौड़ी होती है, जबकि जो ओटम में बनने वाली वुड की वेसल्स की जो गुहा होती है वो सक्रिय होती है, जिसके कारण से उनमें स्पष्ट अंतर पाया जाता है, जिसके कारण से रिंग पोरस वुड का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी तरफ से यानी यहाँ पर चौड़ी चौड़ी वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं। दूसरी से डिफ्यूज पोरस वुड, इसमें यानी जो ग्रोथ रिंग्स के कारण यानी अलग अलग सीजन में सीजनल वेरिएशंस जिनमें नहीं पाई जाती, यानी इनके डायमीटर में स्पष्ट अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की कास्ट को या वुड को जिसमें बिखरी हुई कंडीशन में दिखाई दे रही हैं, अलग से कोई वुड का डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की वुड को हम बोलते हैं डिफ्यूज पोरस वुड। डिफ्यूज पोरस वुड इसको हम बोल देते हैं। नाउ
वुड पैरेन्काइमा। वुड पैरेन्काइमा जो होती है वो इसकी सेल्स जो होती हैं रेक्टेंगुलर पैरेन्काइमेटस होती हैं, दोनों प्रकार के जाइलम में पाई जाती हैं। सेकेंडरी जाइलम में पैरेन्काइमा की भित्ति अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है और जिसमें मुख्य रूप से इस पैरेन्काइमा में टाइलोसिस का भी निर्माण हो जाता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे स्टार्च, टेनिन इत्यादि का संचय भी हो जाता है और रेडियल कंडक्शन के लिए विशेष रूप से सहायक होती हैं। सेकेंडरी जाइलम में उपस्थित जो वुड पैरेन्काइमा है उसको दो भागों में हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल पैरेन्काइमा एंड रे पैरेन्काइमा। एक्सियल पैरेन्काइमा जिनका जो डेवलपमेंट होता है वो अन्य ट्रेकियल एलिमेंट्स के साथ ही फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से होता है। ये सेल्स तने की लंबाई के समानांतर व्यवस्थित होती हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप की इसमें वितरण पाया जाता है कास्ट का, जिसमें फर्स्ट टाइप है एपोट्रेकियल। एपोट्रेकियल जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस प्रकार के अरेंजमेंट में जाइलम पैरेन्काइमा वेसल्स के संपर्क में नहीं रहती, यानी पैरेन्काइमा और वेसल्स का आपस में संपर्क नहीं रहता या इसमें नहीं के बराबर ही होता है। इस श्रेणी में डिफ्यूज्ड एपोट्रेकियम आती है, जहां पर जाइलम जो होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स रेसे एवं वेसल्स के बीच में अकेली पाई जाती हैं। दूसरा होता है बैंडेड पैरेन्काइमा एपोट्रेकियल जहां जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो स्ट्रिप के समान होती हैं, स्ट्रिप जैसी दिखाई देती हैं। इसके अलावा टर्मिनल एपोट्रेकियल जहां पर जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स जो एनुअल रिंग से शुरू में या अंत में एक पट्टी के रूप में दिखाई देती है। एनुअल रिंग जहां बन जाती है या तो उसकी शुरुआत में या उसके अंत में एक छोटी सी पतली सी पट्टी के रूप में दिखाई देती हैं। दूसरा टाइप है इसके अंदर एक्सियल पैरेन्काइमा का है वो पैराट्रेकियल पैरेन्काइमा, जहां पर जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल जाइलम वेसल्स के संपर्क में दिखाई देती है। यहाँ पर वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा का आपस में बिल्कुल संपर्क है। इस प्रकार की श्रेणी में दो टाइप में विभाजित करते हैं। एबैक्सियल टाइप जिसमें जाइलम मर्दितक जो सेल्स जो होती हैं वेसल्स के पेरिफेरल पोर्शन में यानी सेंट्रल रीजन से दूर के हिस्सों के संपर्क में रहती हैं। दूसरा है वेसिसेंट्रिक टाइप जहां पर पैरेन्काइमेटस सेल्स जाइलम वेसल्स को पूर्ण रूप से घेरे हुए रहती हैं। दो प्रकार की सिचुएशन इसमें पाई जा सकती हैं। दूसरा है रे पैरेन्काइमा, यानी यहाँ पर रे पैरेन्काइमेटस सेल्स कैम्बियम की रे इनिशियल से बनती हैं और आकार में छोटी होती हैं और इनमें इसके साथ रेडियल या ट्रांसवर्स रूप में व्यवस्थित होती हैं। रेडियल ट्रांसलोकेशन के लिए ही जाइलम रेज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो जल और खाद्य पदार्थों का संवहन और संचालन करती हैं। नाउ सेकंड है सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड जैसा कि अभी हमने पढ़ा था नॉन पोरस वुड, यानी सॉफ्ट वुड एक टेक्निकल नेम है जिम्नोस्पर्म वुड का, बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ वेसल्स। सेवल ऑफ सॉफ्ट वुड्स आर वेरी इजी टू वर्क विद, जैसे सीडर है, सिड्रस है, पाइनस है, इनमें पाई जाती है। जबकि इनकी सबकी हाउएवर ऑल ऑफ देम आर नॉट सॉफ्ट। इसके अलावा फाइबर्स भी पाए जाते हैं, वस्कुलर रेज भी पाए जाते हैं और लगभग 90 to 95% वुड जो ट्रेकिड और फाइबर्स की बनी होती है। वस्कुलर रे 5 से 10% पार्ट बनाता है। हार्ड वुड नेम होता है डाइकोट वुड के लिए, जिसमें अबंडेंट वेसल्स पाई जाती हैं और वेसल्स की प्रेजेंस के कारण ही हार्ड वुड को हम पोरस वुड भी बोलते हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया केसिया फिस्टुला है, जैसे सीसम है, वेसल्स जो होती हैं वो कंपेरेटिवली ब्रॉड होती हैं और स्प्रिंग वुड में, जबकि ऑटम वुड में नैरो हो जाती हैं। इस तरह की वुड को हम रिंग पोरस वुड भी बोल देते हैं। इसी प्रकार से लार्ज साइज की वेसल्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं स्प्रिंग और ऑटम वुड में, जैसे साइजिमियम क्यूमिनी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इस प्रकार की सेकेंडरी जाइलम या वुड को हम बोलते हैं डिफ्यूज पोरस वुड। ये रिंग पोरस वुड से ज़्यादा एडवांस होती है। नहीं, रिंग पोरस वुड डिफ्यूज पोरस वुड की तुलना में ज़्यादा एडवांस होती है। ये बेटर ट्रांसलोकेशन करती है और प्लांट की रिक्वायरमेंट, प्लांट को जब हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी प्लांट की जब हाइट बढ़ती है तो उस टाइम बेटर ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ
टाइलोसिस। टाइलोसिस जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस, जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनके अंदर बन जाते हैं। अनेक जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, जब वुड जो होती है जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स में और जाइलम रेज में जब फूली हुई अतिवर्तियाँ दिखाई, ये देखो टाइलोसिस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये वेसल्स, यहाँ पर पिट कनेक्शंस पाए जा रहे हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वुड का, और ये जो गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं ये टाइलोसिस हैं। ये अलग अलग डायमीटर के हैं, स्मॉल भी हैं, लार्ज भी हैं। और इस ल्यूमेन को कम्प्लीटली, जब वुड यानी प्लांट ओल्ड हो जाता है तब इस ल्यूमेन को कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसका है टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन है, और ये टाइलोसिस इस वुड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। टाइलोसिस यानी जब वेसल्स की जो पिट है वो गुब्बारे के समान संरचनाओं के द्वारा फिल कर दी जाती है। गुब्बारे जैसी संरचनाओं का जो वेसल्स की ल्यूमेन को फिल करते हैं उनको टाइलोसिस कहा जाता है। और टाइलोसिस किसके कारण से बनते हैं? इनएक्टिव सेकेंडरी जाइलम वुड में बनते हैं, और इसकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कई बार कि टोटली इस वुड को, ये वेसल को यानी इस ल्यूमेन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से ये वुड यानी नॉन लिविंग हो जाती है। और इसमें इस टाइलोसिस स्ट्रक्चर के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे स्टार्च, क्रिस्टल, रेजिन, गोंद इत्यादि भरे रहते हैं, जिसके कारण से, और ये टाइलोसिस की भित्ति भी काफ़ी मोटी होती है, जिसके कारण से वुड को स्ट्रेंथ और उसके अलावा माइक्रोब से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। टाइलोसिस क्या करती और साइज जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि वेसल की ल्यूमेन कितनी है। बड़ी ल्यूमेन होगी तो बड़ा टाइलोसिस होगा, छोटी होगी तो छोटा। ये जाइलम टिश्यू जिसमें जाइलम मर्दितक यानी जाइलम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता, एवं जहाँ पर रे पैरेन्काइमा भी नहीं पाया जाता, वहाँ पर ये टाइलोसिस नहीं पाए जाते। टाइलोसिस की संख्या जो होती है हार्टवुड में ज़्यादा होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं, और ये वायु का या जल के प्रवेश को रोकते हैं, जिसके कारण से संक्रमण नहीं हो पाता। इस प्रकार को इसे टाइलोसिस क्या करते हैं, वुड को बहुत ज़्यादा उपयोगी, मजबूत और इकोनॉमिकल बनाते हैं। और घाव भरने में भी टाइलोसिस, घाव भर जब प्लांट के अंदर कोई इंजरी हो जाती है तो घाव भरने के दौरान भी टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है। नाउ एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग, जैसे अभी कैम्बियम की, वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से, यानी बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बार बार रिंग की फॉर्म में बनते रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग्स, यानी वार्षिक वलय। कैम्बियम की एक्टिविटी जो होती है पूरे समय समान नहीं होती। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होती है, जबकि ऑटम में कैम्बियम कम एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण से ग्रोथ रिंग एक जैसे नहीं बन पाते। इट इज़ द वुड फॉर्म्ड इन ए सिंगल ईयर, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ रिंग। इसमें 2 टाइप्स ऑफ वुड होती है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। स्प्रिंग और अर्ली वुड मच वाइडर देन ऑटम और लेट वुड। It is lighter in color and lower in density. Spring wood consists large and wider xylem elements. क्योंकि स्प्रिंग के अंदर प्लांट को ज़्यादा वाटर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण से जो बनने वाली वुड जो होती है वो चौड़ी होगी, क्योंकि वेसल्स का डायमीटर चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब दूसरी तरफ शरद ऋतु में, जहाँ पर प्लांट को ज़्यादा वाटर मिनरल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती और फूड का फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर वेसल्स का डायमीटर कम होता है, जिसके कारण से बनने वाला रिंग जो है वो पतला बनेगा। द ऑटम और लेट वुड इज डार्क कलर्ड एंड हायर डेंसिटी, यानी सक्रिय होती है। इट कंटेन्स compactly arranged smaller and narrower elements which have comparatively thicker walls. In autumn wood, trachid and fibers are more abundant than those found in spring wood. Transition from spring to autumn wood is an annual ring is gradual, but transition from autumn wood to spring wood of the next year is sudden, अचानक होता है। इसलिए each year's growth is quite distinct, दिखाई देती है। The number of annual ring correspond to age of the plant of the stem, और जब प्लांट की एज का पता एनुअल
रिंग को गिनकर पता किया जाता है, तो ऐसी ब्रांच को, ऐसी विधा को या अध्ययन को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। Beside giving the age of plant, annual ring also gives some clue about climatic conditions of the pass through which the plant has passed। यानी जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग प्रकार की होगी, जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशंस ज़्यादा नहीं पाई जाती, जहाँ पर वर्ष में पूरे वर्ष पर्यंत बारिश होती रहती है, वहाँ पर एनुअल रिंग्स ज़्यादा क्लियर नहीं होते। और इसके कारण से क्लाइमेटिक यानी टेम्परेचर जहाँ हाई होगा वहाँ एनुअल रिंग्स का जो डायमीटर है वो अलग होगा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ काउंटिंग एंड एनालाइज एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ द ट्री। यानी ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके द्वारा हम एनुअल रिंग्स की संख्या गिनकर प्लांट की आयु का पता लगा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नाउ एनुअल रिंग्स, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो टीएस ऑफ ए प्लांट। यहाँ पर ये रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। कहीं चौड़ा है और कहीं फिर सकरा है, कहीं चौड़ा है कहीं सकरा है। यहाँ पर इन एनुअल रिंग्स को ही, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनको हम ग्रोथ रिंग्स भी बोल देते हैं, एनुअल रिंग्स भी बोल देते हैं। ये मेडुलरी रेज दिखाई दे रही हैं, ये कैम्बियम की लेयर है। यहाँ पर बाहर की तरफ लाइव बार्क है, धीरे धीरे इसमें डिपोजिशन के कारण से, टाइलोसिस बनने के कारण से डेड बार्क बन जाती है। यहाँ पर शेप वुड है और ये हार्ट वुड दिखाई दे रही है। ये पिथ है, सेंटर में जो पिथ वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इन सभी को हम ग्रोथ रिंग्स बोल देते हैं। यहाँ पर टीएस ऑफ ए सेक्शन ऑफ ए ओल्ड स्टेम दिखाया हुआ है, जिसमें ये पेरिड्रम, जो कि अभी कोर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से बनने वाला सेकेंडरी टिश्यू है। ये लेंटिसेल्स दिखाए हुए एपिडर्मिस, कोर कैम्बियम एंड फेलोजन, ये सेकेंडरी कोर्टेक्स है। यहाँ पर कैम्बियम की एक्टिविटी, कैम्बियम की स्ट्रिप दिखाई दे रही है, जिसमें सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बन रहा है, और या इसके कारण से जो फ्लोएम होता है प्राइमरी, वो क्रेस्ट हो जाता है, पेरिसाइकिल से टच करता हुआ पाया जाता है इसके अंदर। फिर यहाँ पर ये बनने वाली वुड है, जिसको ओटम वुड बोल देते हैं, जो सक्री होती है, जिसमें वेशल्स का डायमीटर कम होता है और कॉम्पैक्ट होती है और डार्क ग्रीन कलर की होती है। दूसरी तरफ यहाँ स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग के दौरान बनने वाली वुड है, जिसमें वेसल्स का डायमीटर चौड़ा होता है और बनने वाला, इसके कारण से चौड़ा पोर्शन रिंग, चौड़ी रिंग इसमें बन जाती है। तो ये कहलाती है ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड। इसके अलावा जब जैसे जैसे प्लांट में यानी लगातार सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसके कारण से डिपोजिशन के फलस्वरूप अधिक आयु के जो पेड़ होते हैं या वृक्ष होते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, तो उनमें बना हुआ पहले वाला तो सेकेंडरी जाइलम टिश्यू जो होता है इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव टिश्यू के अंदर क्या केंद्रीय भाग में स्थित होता है, उसके सेंटर में, और लगभग निष्क्रिय होता है। और इसमें जो मध्ययुतक कोशिकाएं, जो कि अपने अभी पड़ा टाइलोसिस बनने के कारण से वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं और डार्क ग्रीन डार्क ब्लैक कलर की दिखाई देती हैं, तथा ये प्लांट को ड्यूरेबल बनाती हैं। यानी उसके कारण से कास्ट जो होती है वो हार्ड बनती है, चलाऊ बनती है। इनकी वेशल्स में सामान्यतः क्या पाए जाते हैं, टाइलोसिस पाए जाते हैं और गहरे रंग की होती है। इसको हम बोल देते हैं हार्ट वुड, या ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसको ड्यूरामन भी कहते हैं। इसके कारण से प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और इसमें कई बार इनकी कोशिकाओं में टैनिन और रेजिन का संचय हो जाता है, जिसके कारण से किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस का इन्फेक्शन में नहीं होता, और ये लकड़ी सजावट के लिए और कलाकृति के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसी प्रकार से जब इसके बाहर की तरफ, यानी हार्टवुड के बाहर की तरफ का परिधीय भाग, जिसमें अभी भी यानी क्या है, एक्टिव है ये, और इसमें बाद वाला यानी पोर्शन जो है जाइलम एलिमेंट का बना होता है, उसको हम शेपवुड या अल्बर्नम बोल देते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं हल्के भूरे रंग की होती हैं, और इसके द्वारा ही अंदर का प्लांट का पार्ट डेड हो जाता है, तो बाहर वाले जाइलम एलिमेंट के द्वारा वाटर और मिनरल का ट्रांसलोकेशन होता है, और इसलिए इसकी कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, जिसमें इनमें क्या नहीं पाया जाता,
किसी भी प्रकार के सब्सटेंस जैसे गाम, रेजिन, टेनिन इत्यादि का डिपोजिशन नहीं हो पाता, और इसमें तने की वृद्धि के कारण से ही ये हार्टवुड शेपवुड के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में बनते रहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हार्टवुड किस में कन्वर्ट होती, शेपवुड किस में कन्वर्ट होती चली जाती है, हार्टवुड में कन्वर्ट होती चली जाती है, और उसमें टाइलोसिस का फॉर्मेशन बनता जाता है। कहने का मतलब शेपवुड जो होती है इसमें एक्टिव जाइलम एलिमेंट होता है, जबकि हार्टवुड में जो जाइलम एलिमेंट जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। शेपवुड है हार्टवुड, वुड ऑफ ओल्डर स्टेम, जैसे कि हम शीशम की बात करते हैं, कीकर की, उसमें जब आप कटी हुई देखते हो तो उसमें दो जोन डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जो बाहर का लाइट कलर्ड का जोन होता है और फंक्शनल होता है, यानी काम करता है। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसलोकेशन, उसको हम बोलते हैं शेपवुड और एल्बर्नम। और इनर डार्कर एंड नॉन फंक्शनल हार्टवुड और ड्यूरामन कहलाती है। और the tracheids and vessels of heartwood get plagued by adjacent parenchymatous cells in their cavity through pits. These ingrowths are called टाइलोसिस। यानी हार्टवुड में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, टाइलोसिस का, जबकि शेपवुड में टाइलोसिस का फॉर्मेशन नहीं होता। अल्टीमेटली द पेरेन्काइमा सेल बिकम लिग्निफाइड, धीरे धीरे उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और डेड हो जाती है। वेरियस टाइप ऑफ प्लांट प्रोडक्ट, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, ऑयल, टेनिन आदि इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, और दी सब्सटेंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव्स। और क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं कलर ऑफ द हार्टवुड और एंटीसेप्टिक भी होते हैं, और इसलिए हार्टवुड इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन शेपवुड। इट इज रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड माइक्रो। हार्टवुड ऑफ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ कच, यानी अकेसिया कटेची जो होती है उसकी वुड, जो हार्टवुड होती है वो कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेमेटोजाइलम, हेमेटोजाइलोन कॉम्पेचिनम से प्राप्त होती है, ब्रेसिलिन सीजलपिनिया से प्राप्त होती है, सेंटालिन टेरोकार्पस से। हार्टवुड इज हाउएवर लायबल टू अटैक बाय वुड रोटिंग फंगाई। होलो ट्री ट्रंक्स आर ड्यू टू देयर एक्टिविटी। तो इस प्रकार से हमने शेपवुड, हार्टवुड क्या होती है, और सॉफ्टवुड, हार्डवुड क्या होती है, एल्बर्नम क्या होता है, टाइलोसिस क्या होता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनने वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।